नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का आज ये चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत में गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी गरीबी निवारण से संबंधित या रोजगार सृजन जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं भारत में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो पिछला लेक्चर था इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 3, उसमें मैंने आपको भारत में गरीबी और बेरोजगारी के बारे में डिटेल्स में बताया था। भारत में किस प्रकार की गरीबी है और किस प्रकार से गरीबी का निर्धारण किया जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में चर्चा कर दी है। तो पिछला लेक्चर जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक नहीं देखा है, उसको आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए इंडियन इकोनॉमी की, और वहां से आप दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के प्रत्येक लेक्चर देख सकते हैं। तो आज दोस्तों हम यहाँ पे भारत में गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं, प्रमुख कार्यक्रम जो चलाए गए हैं गरीबी निवारण हेतु, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम उन्हीं योजनाओं के बारे में यहाँ पे मुख्यतः चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण है, जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब इन योजनाओं के बारे में पढ़ने से पहले या इन कार्यक्रमों के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में गरीबी के कौन कौन से कारण है, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी किस प्रकार की है भारत में, इसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। भारत में जो गरीबी के कारण है दोस्तों, उसमें एक तो मुख्य कारण जनसंख्या है। भारत में जो जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी दर भी उसी प्रकार से बढ़ रही है। क्योंकि अगर जो ये भारत में जनसंख्या है, इतना जो मानव संख्या है भारत में, अगर इसका प्रयोग संसाधन के रूप में, जिसे हम मानव संसाधन कहते हैं, उस रूप में किया जाता तो शायद भारत में इतनी गरीबी और बेरोजगारी नहीं हो पाई थी। लेकिन हम उचित रूप से इस मानव संसाधन का प्रयोग नहीं कर पाए भारत में, जो एक मुख्य कारण है भारत में गरीबी का और बेरोजगारी का। उसके बाद कुछ सामाजिक कुरीतियां हैं भारत में, और भारत अभी एक क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत अभी क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे भारत में गरीबी और बेरोजगारी के। अब इनका जो ये गरीबी है भारत में, इस गरीबी को दूर करने के लिए और रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार का उत्पन्न करने के लिए भारत में कुछ योजनाएं और कुछ कार्यक्रम चलाए जाते हैं समय समय पर। और समय समय पर विभिन्न सरकारों ने ये कुछ प्रमुख योजनाएं और प्रमुख कार्यक्रम भारत में चलाए, ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर। तो जो भी ये प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम है, इनके बारे में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले आती है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। किसके द्वारा शुरू हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। वाजपेयी जी द्वारा कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1999 को। और मुख्य उद्देश्य था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके गरीबी को कम करना, और साथ ही साथ जो गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार थे, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको ऊपर उठाना, उनको गरीबी के स्तर से ऊपर लाना। ये मुख्य उद्देश्य था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। और ये योजना किस स्तर पर लागू की गई थी? ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब देखो, योजनाओं में आपको सबसे मुख्य क्या याद रखना है कि कब वो योजना लागू की गई या शुरू की गई, और किसके द्वारा वो शुरू की गई और उसका उद्देश्य क्या था। तो इन्हीं 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दूसरी जो योजना है वो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SJSRY। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की जाती है 1 दिसंबर 1997 को। अब यहाँ पे आपको ये नोट करना होगा कि जो ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है, इससे पहले 3 शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो शहरी स्तर पर थे, उनको एकीकृत करके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को शुरू किया गया। तो कौन कौन थे वो 3 शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम? 3 शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को एकीकृत कर
ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को लागू किया गया था। कौन कौन थी वो? तो एक थी नेहरू रोजगार योजना, NRY जिसे भी कहा जाता है, नेहरू रोजगार योजना। दूसरी थी दोस्तों शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं योजना, और तीसरा था प्रधानमंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो इन 3 कार्यक्रमों को एकीकृत करके 1 दिसंबर 1997 को एक नई योजना लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? कि शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना, शहरी क्षेत्रों की जो गरीबी है उसको कम करना, उसको समाप्त करना। तो ये 2 महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो आपको नोट करनी है। नेक्स्ट योजना है दोस्तों यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और इस योजना का परिणाम आप देख सकते हैं, विभिन्न गांव जो कि सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं वो कहीं ना कहीं इसी योजना का योगदान है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, किसके द्वारा शुरू किया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़कों से जोड़ना, लेकिन कुछ शर्तें थी इस योजना की। शर्त क्या थी? कि अगर जो गांव है वो है शहरी क्षेत्र में, जो गांव है दोस्तों वो अगर कहाँ है, शहरी या मैदानी क्षेत्र में है, मैदानी क्षेत्र, शहरी आप हटा सकते हैं यहाँ पे, अगर वो मैदानी क्षेत्र में है और वहां की जनसंख्या कितनी है, 500 या अधिक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से एक पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा। और दूसरी शर्त जो थी वो थी, अगर पहाड़ी क्षेत्र में कोई गांव है, पहाड़ी क्षेत्र में, और यहाँ पे जनसंख्या की जो शर्त थी वो थी 200 या 200 से अधिक अगर यहाँ पे जनसंख्या है, तो इस गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पक्की सड़क का निर्माण किया जाएगा, इस गांव को पक्की सड़क से जुड़ा जाएगा। तो ये दोनों शर्तें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसका जो फेज 1 यहाँ पे शुरू हो गया था, फेज 2 शुरू हुआ था 2013 में। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका फेज 2 शुरू किया गया था दोस्तों 2013 में, और इसमें जो मौजूदा सड़कें बनाई गई थी फेज 1 के माध्यम से उनका पुनः निर्माण किया जाना था। जहां पे वो सड़कें टूट फूट गई हैं, उबड़ खाबड़ हो गई हैं या गड्ढे उसमें पड़ गए हैं, तो पुनः निर्माण उसका किया जाना था और कुछ नई सड़कों का निर्माण किया जाना था। फिर इसका तीसरा फेज शुरू होता है 2019 में, और 2019-20 से शुरू होकर ये 2024-25 तक इसका टारगेट रखा गया है फेज 3 का, 2019 से लेकर 2025 तक। इसमें क्या था मुख्यतः कि इसमें एक तो केंद्र और राज्य के बीच जो लागत का अनुमान था वो लगाया गया था मैदानी राज्यों के लिए 60:40, जबकि जो हिमालयी राज्य थे उसमें था आपका, और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो थे 90:10। ये था मैदानी क्षेत्रों के लिए, मैदानी के लिए, और ये था पहाड़ी। ये केंद्र और सी और आर में यहाँ पे लिख रहा हूं, सेंटर और सी और एस स्टेट के बीच जो अनुदान अनुपात है, यानी कि मैदानी अगर कोई क्षेत्र है, वहां पे कोई ग्राम है, अगर उस ग्राम में सड़क पहुंचानी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, तो उसमें 60% जो अनुदान करेगा वो केंद्र करेगा, और 40% पैसे का अनुदान कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, जिस राज्य के अंतर्गत वो गांव आएगा। जबकि अगर गांव कोई पहाड़ी क्षेत्र में आता है तो 90% अनुदान कौन करेगा? केंद्र करेगा, और 10% अनुदान कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा था फेज 3 का 2019 में। उद्देश्य क्या था फेज 3 का? देखो अब तक जो फेज 1 और फेज 2 में जो अधिकांश सड़कें बनी थी वो ग्राम को कनेक्ट करने के लिए बनी थी। अब फेज 3 में उद्देश्य यह था कि जो ग्रामीण में सड़कें पहुंचाई गई है, अब उन सड़कों को कनेक्ट किया जाए हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में या स्कूल्स के लिए, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो ग्राम को या गांव को मिल सके। तो फेज 3 अभी चल रहा है 2019 से लेकर और 2025 तक ये चलेगा। अब देखो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 3 कब शुरू हुआ, या फेज 2 कब शुरू हुआ, या फेज 3 कब से कब तक चलेगा? तो 2019 से लेकर 2025 तक ये चलेगा, और अभी ये फेज 3 चल रहा है। तो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नेक्स्ट योजना है यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जिसको शुरू किया गया था 2001 में।
और उद्देश्य क्या था इसका? ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताएं उपलब्ध कराना। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? जैसे प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य देखभाल, ये मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य था कि मूलभूत आवश्यकताएं एक ग्राम को या ग्रामीण क्षेत्रों को उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, SGRY महत्वपूर्ण योजना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसको शुरू किया गया था सितंबर 2001 में। अब देखो, जब संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी तो इस योजना को भी दो प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करके इस योजना को शुरू किया गया था। कौन कौन सी थी वो दो योजनाएं? एक यहाँ पे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, एक योजना थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, JGSY, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरी योजना थी रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार आश्वासन योजना। इन दोनों योजनाओं को जोड़कर या इन दोनों योजनाओं को विलय करके संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को शुरू किया गया सितंबर 2001 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और रोजगार आश्वासन योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करके पोषण स्तर में सुधार लाना, क्योंकि पोषण स्तर में सुधार लाना भी महत्वपूर्ण है। जो गरीबी रेखा के जो निम्न स्तर के जो गरीबी रेखा के निम्न स्तर के जो लोग थे, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिनको पोषण भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता था। तो पोषण स्तर में सुधार लाना ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का। नेक्स्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे अंत्योदय है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना अलग है और अंत्योदय अन्न योजना, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। अंत्योदय अन्न योजना, इसको पूर्ण रूप से आप मिटा सकते हैं। तो अंत्योदय अन्न योजना, जिसको आय भी कहा जाता है, इसको शुरू किया गया 25 दिसंबर 2000 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? निर्धन परिवार को प्रतिमाह 35 किलो राशन रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराना। इसमें दिए जाते गेहूं और चावल। गेहूं का जो मूल्य रखा जाता था, गेहूं का मूल्य 2 रुपए प्रति किलो, जबकि जो चावल का मूल्य था वो था 3 रुपए प्रति किलो। तो अंत्योदय अन्न योजना में जो गेहूं का मूल्य था वो 2 रुपए प्रति किलो दिया जाता सरकार की तरफ से, और चावल 3 रुपए प्रति किलो सरकार की तरफ से दिया जाता था निर्धन परिवार को। और प्रति माह 35 किलो राशन, जिसमें गेहूं और चावल दिए जाते थे अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से। 25 दिसंबर 2000 को इसे शुरू किया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। अब यहाँ पे जो अन्नपूर्णा योजना है, इसको भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया गया था, जो इसका प्रारंभ हुआ था वो हुआ 2 अक्टूबर 2000 को। ये कहाँ शुरू हुई थी? गाजियाबाद के सिखोड़ा ग्राम से। और उद्देश्य इसका क्या था कि जो अत्यंत निर्धन वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए रोटी की व्यवस्था करना। और किस मंत्रालय ने शुरू की थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2000 को, जबकि अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट योजना आती है वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, VAMBAY, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, जिसको दिसंबर 2001 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनको घर मुहैया कराना, उनको आवास मुहैया कराना, जो लोग बस्तियों में अपना जीवन यापन करते थे। और इसमें जो अनुदान दिया जाता था, अनुदान केंद्र और राज्य की तरफ से, तो केंद्र भी 50% अनुदान करता और राज्य भी 50%, तो 50-50% केंद्र और राज्य के माध्यम से दिया जाता था वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना में।
तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं थी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की तरफ। नेक्स्ट योजना है यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। जितने भी यहाँ पे मैं आपको योजनाएं बता चुका हूं, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना नरेगा, जिसको बाद में मनरेगा कहा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये एक अधिनियम था, एक एक्ट था, जिसको पारित किया गया था वर्ष 2005 में। और इसको शुरू कब किया गया? 2 फरवरी 2006 को। शुरू इसको कहां से किया गया दोस्तों? सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो आंध्र प्रदेश। अगर राज्य पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का एक जिला है बांदावाली। और इस जिले में एक गांव है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? अनंतपुर। आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर गांव से इस योजना को शुरू किया गया था। जब इस योजना का फर्स्ट फेज यानी प्रथम चरण, पहला चरण शुरू किया जाता है तो मात्र 200 जिलों में ये योजना लाई गई। लेकिन वर्ष 2008 आते आते लगभग 1 अप्रैल 2008 तक संपूर्ण भारत में ये योजना शुरू की जा चुकी थी। बाद में जो ये नरेगा ये योजना थी, इसका नाम परिवर्तित किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां से ये पूछा जाता है, नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। मनरेगा, देखो नरेगा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, यहाँ पे आर से रूरल है, फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इस नरेगा का नाम अब किया गया मनरेगा। महात्मा गांधी जी के नाम से इसका मतलब कुल मिला के महात्मा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया। महात्मा गांधी और नरेगा तो खैर वही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2 अक्टूबर 2009 को इस प्रकार से इसका नाम बढ़ा। उद्देश्य क्या थे इस नरेगा या मनरेगा योजना के? तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना, महिलाओं की भागीदारी 1/3, लगभग 33% भागीदारी इसमें किसकी थी? महिलाओं की थी। और एक परिवार को लगभग 1 साल में 100 दिन का रोजगार सरकार उपलब्ध करा रही थी इस योजना के माध्यम से। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि माना कोई व्यक्ति जिसके पास रोजगार नहीं, जो बेरोजगार है, तो उसमें कम से कम साल भर में जो 100 दिन है उसमें रोजगार कौन दे रही है? सरकार दे रही है इस योजना के माध्यम से। तो ये थी यहाँ पे मनरेगा या नरेगा योजना। और इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा था? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। और अगर अनुदान की बात की जाए तो 90:10, 90% जो अनुदान वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, 10% का जो अनुदान दिया जाता है वो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। अनुदान का मतलब यह है यहाँ पे वित्तीय सहायता। तो केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य जो वित्तीय सहायता का अनुपात है वो है 90:10। 90% वित्तीय सहायता किसके द्वारा दी जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा, जबकि 10% वित्तीय सहायता दी जाती है राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं डिटेल्स में। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA। इसको शुरू किया गया सितंबर 2013 को। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ताकि जो पोषण स्तर है भारत का उसमें सुधार हो सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का यही मुख्य उद्देश्य था। इसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद NFSA, जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, तो इसके सूचकांक 2022 में जारी किया गया। NFSA सूचकांक 2022, क्योंकि सूचकांक से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और इतना डीप दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। मैं हर टॉपिक यहाँ पे अगर आपको पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो उसके बारे में डीप यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, गहराई में जाने की कोशिश करता हूँ, जहां से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो NFSA सूचकांक 2022 से ये जारी किया गया था केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल जी द्वारा। इस NFSA सूचकांक 2022 में देखो इसको किस आधार पर जारी किया गया? पोषण स्तर में सुधार कितना हुआ, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सुचारू रूप से क्या कर रहा है, लागू कर पा रहा है, या अपने राज्य, अपने जो भी केंद्र शासित प्रदेश है
वहां पर किस प्रकार से लोगों में पोषण स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इस आधार पर एनएफएसए सूचकांक 2022 में जारी किया गया। इसमें अगर हम बात करें टॉप 3 राज्यों की, टॉप 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो नंबर 1 पे आता है उड़ीसा, नंबर 2 पे है उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे है दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, एनएफएसए सूचकांक, क्योंकि 2022 का है, लेटेस्ट है, इसलिए करंट अफेयर्स के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण है। एनएफएसए सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, उड़ीसा रहा, दूसरे पे यूपी और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। और अगर बॉटम 3 स्टेट की बात करें, यानी जो नीचे से टॉप 3 रहे हैं स्टेट या यूटी, तो यहां पर नंबर 1 पे रहा है दिल्ली, नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पे दोस्तों वो है गोवा। नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़ और नंबर 3 पे है गोवा। देखो एनएफएसए सूचकांक 2022 में टॉप 3 राज्य हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बॉटम 3 स्टेट है जिन्होंने जो नीचे से शीर्ष स्थान पर रहे हैं दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा। जबकि अगर हम बात करें विशेष राज्यों की, तो नंबर 1 पे रहा है त्रिपुरा, नंबर 2 पे रहा है हिमाचल प्रदेश और नंबर 3 पर रहा है सिक्किम। तो विशेष राज्यों का अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये भी आपको नोट करना है। तो इसका दोस्तों ये था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, एनएफएसए सूचकांक 2022, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आगे भी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना महत्वपूर्ण योजना है। कब इसका शुभारंभ किया गया, 15 जुलाई 2015 को। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है दोस्तों। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को किया गया। किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था, युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण देना। और इस योजना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों पर क्या खोले गए, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, जहां पर युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया गया। तो विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण दिया गया इस योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों में युवाओं को। किस विभाग द्वारा ये योजना चलाई जाती है, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट योजना यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसको शुरू किया गया 11 अक्टूबर 2014 को। देखो 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है। तो जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था इस योजना का, कि प्रत्येक सांसद है जो दोनों सदनों के, वो क्या करें, एक गांव को गोद ले और उसको आदर्श गांव बनाए। तो इसमें लक्ष्य रखे गए थे 2014 से 2016 तक। 2016 तक एक गांव को क्या बनाना था, आदर्श बनाना था। फिर 2016 से 2019 तक 2 गांव को, यानी 2 अन्य गांव को, ठीक है, एक गांव आदर्श बन चुका है 2016 तक, ये लक्ष्य है। 2019 तक 2 और अन्य गांव, यानी टोटल 3 गांव आदर्श बन जाने चाहिए। और फिर 2024 तक 5 अन्य गांव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब से ये सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई तब से लेकर 2024 तक कितने गांव को एक सांसद के माध्यम से आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य रखा गया, 8 गांव टोटल, 8 गांव। 5 गांव 2019 से 2024, 2 गांव 2016 से 2019 और 1 गांव 2014 से 2016। तो 5 और 7 और 1 8 गांव। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण योजना थी भी। नेक्स्ट यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इस योजना को शुरू किया गया 25 सितंबर 2014 को, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और किस मंत्रालय द्वारा ये क्रियान्वयन की गई योजना, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उसके बाद उजाला योजना, इसको शुरू किया गया 1 मई 2015 को। और उजाला योजना के माध्यम से
क्या किया जाता था, कम लागत पर एलईडी उपलब्ध किए जाते थे। आपने देखो आपके घरों में भी एलईडी लगे होंगे। बहुत कम कीमत पर सरकार ने वो एलईडी मुहैया कराए, उपलब्ध कराए उजाला योजना के माध्यम से। तो एलईडी किस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए केंद्र सरकार ने? उजाला योजना। 1 मई 2015 को ये शुरू की गई थी पीएम मोदी जी के द्वारा। उसी के ठीक 1 साल बाद एक और नई योजना शुरू की जाती है, लॉन्च की जाती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये उजाला योजना थी और ये है उज्ज्वला योजना, PMUY। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। इसको शुरू किया गया 1 मई 2016 को और इसके माध्यम से गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। एलपीजी गैस जो दी जाती है महिलाओं को, वो इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के माध्यम से दी जाती है, जिसको 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दोनों योजनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट योजना है गरीबी भारत छोड़ो अभियान। इसको शुरू किया गया 11 अक्टूबर 2017 को। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर इस अभियान को शुरू किया गया था, गरीबी भारत छोड़ो अभियान। उसके बाद आती है प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, जिसको शुरू किया गया 26 मार्च 2020 को पीएम मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान, 12 मई 2020 को शुरू किया गया। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी महत्वपूर्ण है। जन धन खाते बनाए गए, घोषणा इसकी 15 अगस्त 2014 को की गई। और प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया गया? 27 अगस्त 2014 को। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो कि महत्वपूर्ण है, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो हमने यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं, विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे, उनके बारे में हमने डिटेल्स में चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको पसंद आया और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में इन योजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और अच्छे से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंडियन इकोनॉमी आपको जो ये हमारी सीरीज चल रही है पसंद आ रही होगी। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।